निबंध लिखिए। तो ये निबंध क्या है? आप अपनी सोच के मुताबिक उस विषय के बारे में आप क्या सोचते हो, आपका क्या मानना है, आपकी क्या धारणाएं हैं, उसे आपकी सोच कही जाती है। इसी प्रकार अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग इंसानों की अलग अलग सोच हो सकती है, इसीलिए पाठ का नाम है सोच अपनी अपनी। इस पाठ में विद्यार्थियों वाद और विवाद, मतलब कि वाद और विवाद का मतलब क्या है विद्यार्थियों? झगड़ा नहीं, और शांति से दो पक्ष है एक ही बात पर या एक ही चीज पर है, किसी एक ही विषय पर वाद विवाद का मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति अपने विचार रखता है तो कोई दूसरा व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, जिसे हम कहते हैं वाद विवाद। इंग्लिश में हम कहें तो इसे कहा जाता है डिस्कशन, यानी दो पक्ष कोई एक ही पक्ष पर एक ही चीज या स्थान या कोई विषय पर आपस में जब बातचीत करते हैं और अपने विचार दर्शाते हैं, अपने विचार कहते हैं, उसे कहा जाता है सोच। हर एक व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है। तो इसी प्रकार इस पाठ में भी हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके बारे में वाद विवाद करके सोच बतानी है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने हैं कि किसी चीज के बारे में हम क्या मानते हैं, और यदि मानते हैं तो क्यों मानते हैं। वाद विवाद का मतलब क्या है? किसी भी चीज के बारे में अगर हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं तो ऐसा हम क्यों मानते हैं, इसका कारण भी हम बताते हैं, जिसे कहा जाता है डिस्कशन या फिर आपस में बातचीत या वाद विवाद। तो यहाँ पे विद्यार्थियों देखेंगे कौन कौन से प्रश्नों पर इस पाठ में चर्चा हुई है या बातचीत कर हुई। पहला प्रश्न विद्यार्थियों आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 45 पर दिए गए दो चित्रों पर आधारित है, जो हम पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोनों चित्र में एक है नगर का मानी शहर और दूसरा है गांव का। दोनों चित्रों के आधार पर कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं, जिसके बारे में आपको अपनी अपनी सोच के मुताबिक चर्चाएं करनी है, बात विवाद करना है। प्रथम प्रश्न विद्यार्थियों है चित्रों के आधार पर दोनों चित्रों में क्या अंतर है। यह प्रश्न हम समझेंगे विद्यार्थियों। इसके पहले के वीडियो में हम यह पाठ समझ चुके हैं और आपको सेट नोट में पीडीएफ फाइल के अलावा ये प्रश्नों मिल चुके हैं, इसका जवाब आपके पास भी है। फिर भी हम पुनरावर्तन कर रहे हैं और इस प्रश्न को समझते हैं कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है, मतलब के भेद क्या है। दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर मानी शहर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, घाट मानी किनारा, कपड़े धोते और पानी भरते और काम करते लोग दिखाए गए हैं। गांव में कच्चे घर होते हैं, यानी पक्के मकान नहीं होते। कच्चे घर मतलब घास या लकड़ी से बने हुए अथवा तो माटी से बने हुए घर होते, कच्चे घर कहा जाता है। लोग मामूली कपड़े पहनते हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण होता है। नगर के चित्र में और दूसरे चित्र के बारे में बात करते हुए विद्यार्थियों कहा गया है, दूसरा चित्र है नगर का मानी शहर का। तो उसके चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है। चौड़ी मानी की थोड़ी सी ज्यादा बड़ी गांव के मुकाबले में, सड़क मानी रास्ता है, पक्के मकान होते हैं, सड़क पर वाहन चला रहे हैं लोग और वाहनों के कारण शोर हो रहा है। लोग आधुनिक वेशभूषा में हैं, लोगों के कपड़े कैसे हैं, फैशनेबल या आधुनिक है। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों रखा गया है गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। हमें पूछा गया है कि गांव और शहर में हम किसे पसंद करते हैं। रुचिकर माने कि पसंद करना, रुचि होना। अगर हम पसंद करते हैं किसी एक को तो क्यों करते हैं, उसका कारण भी बताना है। इसके जवाब में विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि गांव के जीवन में सादगी और सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क वहां नहीं होती है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने में तो उगाया, खेतों में उगाया हुआ अनाज
नगर के जीवन में, यह गांव के जीवन के बारे में बताया, और नगर का जीवन कैसा होता है विद्यार्थियों के, वहां पर उसके जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। बनावट मानी नकली दिखावा बहुत ज्यादा होता है। लोग आधुनिक फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं और वे नल का पानी पीते हैं। शहरों में या नगरों में तालाब या कुएं नहीं होते, वो लोग कहाँ से पानी पीते हैं, नलों में आया हुआ पानी पीते हैं। वह बाजार से अनाज तथा फल सब्जी लेते हैं। सभी के नगर और शहरों में गांव की तरह खेत नहीं होते हैं, मतलब वो सब्जी और अनाज कहाँ से लाता है, बाजार से लाते हैं, खरीद कर लाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। नगर पर जो वाहन चलाए जाते हैं उसका शोर हमेशा ही वहाँ पर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत ही दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। अब विद्यार्थियों हमें पूछा गया था कि आपको नगर पसंद है या गांव, दोनों की खूबियां और खामियां हमने चर्चाएं की। अब हमसे पूछा जाए कि हम रहना कहाँ पसंद करेंगे, तो नगर का जीवन ही पसंद है। ऐसा क्यों, इसके कारण में बताया गया है कि यहाँ के लोग गांव के मायने लोगों के मुकाबले ज्यादा शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज भी होते हैं। इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक बनते हैं। उन्नति की जितने अवसर नगर में हैं, उतने गांव में नहीं होते हैं। उन्नति मायने के हमारा डेवलप, हमारा विकास। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नगर जीवन पसंद करना चाहिए, नगरों या शहरों में रहना चाहिए, क्योंकि गांव के मुकाबले ये सारी सुविधाएं, उपलब्धियां हमें नगर या शहर में ही प्राप्त हो सकती हैं। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन रुचिकर लगता है। भले ही थोड़ा शोर हो, थोड़ी खामियां हो उसकी जीवन शैली में, फिर भी हमें जीवन में आगे यदि विकास करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो गांव के मुकाबले नगरीय जीवन ही पसंद करना चाहिए। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों कि क्या तालाब का जल पीने के योग्य है, यदि नहीं तो क्यों। अब इसके बारे में चर्चा करते हुए विद्यार्थियों हम समझेंगे कि यदि गांव में तालाब होते हैं उसका जल पीने के योग्य है, और यदि नहीं है, हमसे प्रश्न पूछा गया क्या हम मानते हैं कि तालाब का पानी पीने के योग्य होता है। अगर हम नहीं मानते हैं कि नहीं, तो इसका कारण बताना है क्यों नहीं होता है। तो विद्यार्थियों देखिए, कारण है तालाब चारों ओर से बंद होता है, इसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं। ग्रामीण जीवन में जो तालाब होते हैं गांव में, उसके बारे में बात की गई है कि तालाब का पानी पीने योग्य क्यों नहीं होता। एक तो वो चारों ओर से पैक होता है, यानी बंद होता है, उसका पानी वहां ठहर जाता है, कहीं भी जा नहीं सकता, वो बहता हुआ पानी नहीं है। तालाब का पानी कैसा होता है, ठहरा हुआ पानी, और ऐसा पानी है उसमें चारों ओर से गंदगियां, धूल मिट्टी और पेड़ों के पत्ते तो गिरते ही हैं, और वहां पर गिरकर वह सड़ते रहते हैं। इसीलिए और लोग जो हैं गांव के, वो उसके किनारे पर आकर क्या करते हैं, नहाते हैं और कपड़े भी धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित करती है। लोग ये जब प्रवृत्तियां करते हैं उसके बारे में सारी गंदगियां उस जल को दूषित कर देती हैं। यह दूषित जल पीने से ऐसा पेचिश आदि तरह के हेबा और पेचिश जैसी आदि तरह की जानलेवा बीमारियां हमें हो सकती हैं और उसकी पूरी संभावना होती है। इसीलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न किया गया है विज्ञान वरदान या अभिशाप, यानी विज्ञान यानी साइंस। आज के वातावरण दुनिया में साइंस है हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, अच्छा है या बुरा है। अपने विचार प्रकट करें, इस पर हमें अपने विचार प्रकट करने हैं। तो विद्यार्थी
उसके दो पहलू होते हैं। एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है और दूसरा उसकी बुराइयाँ दिखाता है। विज्ञान के वो भी इस कसौटी पर कहें तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि विज्ञान वरदान क्यों है। दोनों के बारे में विद्यार्थियों में चर्चा करनी है कि विज्ञान अच्छा है या बुरा, हमारे लिए विज्ञान वरदान कैसे साबित होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि मानव जाति पर बड़ा ही उपकार किया गया है। कैसे? ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। अगर विद्यार्थियों विज्ञान नहीं होता तो ये सारी बिजली से चलने वाली लाइट, पंखे, कूलर, एसी का फायदा हम कैसे उठाते। अगर ये सारी चीजें न होती तो हम गर्मियों में कैसे रहते। मतलब कि यह एक विज्ञान की अद्भुत उपलब्धि हमारे लिए है। डॉक्टरी पेशे के तमाम उपकरण, एथोपेजिस दवाइयाँ और विज्ञान ने हमें ही दी है। टेलीफोन है इसके अलावा और मोबाइल से हमें विज्ञान से मिले हैं। टेलीफोन है और मोबाइल हमारा वो भी विज्ञान ने ढूंढा हुआ है। उसको मोबाइल को किसने ढूंढा है, कौन लाया? विज्ञान लाया है। अगर हमारे वैज्ञानिक ये सारी चीजों को ढूंढते नहीं तो हमारे लिए यह उपलब्धियां कैसे होती। और दूरदर्शन विज्ञान के उपहार है। कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली है। आज के दौर में विद्यार्थियों कंप्यूटर के अलावा हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसीलिए कंप्यूटर है आज की दुनिया की सबसे बड़ी विज्ञान की उपलब्धि है। बस यह देन हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि भी तो विज्ञान से ही दिए गए हैं। विज्ञान के कारण ही आज मनुष्य अंतरिक्ष में भी पहुंच सकता है। यदि धरती पर उसके अपने कदम रख दिए होते तो विज्ञान के इस अनमोल वरदान के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख भोग रहा है। इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हमने विज्ञान के वरदान देखे, उसकी उपलब्धियां देखी, लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा कि दोनों पहलू सोचने चाहिए। अगर उसके फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी है। विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल और परमाणु बम जैसे भी तत्व बनाए हैं जो हानिकारक है, जिससे हिंसा बढ़ती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि विज्ञान के ये अभिशाप है ये सारे, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उनके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं। सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति भी वही जीवित जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे। इसीलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही हमें वैज्ञानिक सुविधाएं मिली हैं। विद्यार्थियों, दोनों तरफ से विज्ञान वरदान या अभिशाप तो है ही, लेकिन उसके अभिशाप के मुकाबले में वरदान में जो हमें उपलब्धियां मिली है वैज्ञानिक, वह सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यदि विज्ञान न होता तो हम अभी भी जंगल में जाकर आदि मानव के जैसे जीवन काट रहे होते। आगे का प्रश्न है विद्यार्थियों, कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? कारण सहित बताइए। कलम माने विद्यार्थियों पेन, जिससे आप लोग लिख रहे हैं, तो पेन की शक्ति ज्यादा है कलम की या तलवार की? तलवार है उसको हिंसा के रूप में प्रयोग किया जाता है और कलम अहिंसावादी उसे लिखा जाता है। तो किसकी शक्ति ज्यादा अधिक है, कलम की या फिर तलवार की? मतलब हम कैसे किसी को जीत सकते हैं, हमें कैसे उच्च बना सकता है, कौन? कलम के विचार या फिर तलवार के? कलम लिखने का काम करती है और तलवार युद्ध में काम आती है। कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है और तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा हुआ है। कलम कविता, कहानी और अभ्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है तो तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है, उसे समाज में सुख शांति को प्रसार होता है और वह लोगों की दिल भी जीत लेती है। वह बुरे और अच्छे बनाती
तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण ही मरकर भी अमर हो गए हैं। उनकी लिखावट ने उन्हें हमारे बीच अभी भी जिंदा रखा हुआ है। कलम ने कोई भी सिंहासन पलट दिए हैं। कई फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो और वालियर की कलम की ताकत से ही हुई थी। तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही काम करती है। कलम की शक्ति युगों तक काम आती है। इसीलिए मेरे विचार में तलवार की अपेक्षा कलम अधिक शक्तिशाली है। जो बात कलम से समझाई जा सकती है, जिस व्यक्ति को विचारों को कलम के द्वारा मतलब लिखकर समझाया जा सकता है, वह काम तलवार से डराकर या मारकर नहीं जीता जा सकता। लोगों का दिल कौन जीत सकता है? कलम। अगर विद्यार्थियों को किसी के बारे में कुछ भी अच्छा लिखते हैं तो उससे अच्छा ही लगेगा। हमारी लिखावट के अनुसार वह हमारा चित्र देखेंगे, जैसा हमने लिखा है वैसा ही हमारा चरित्र अंकित होगा। मतलब कि कलम की ताकत तलवार से ज्यादा अधिक है। इसके बाद विद्यार्थियों कुछ प्रश्न और दिए गए हैं अंतरिक्ष के बारे में। आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 46 पर अंतरिक्ष का एक चित्र विद्यार्थियों दिया हुआ है और इसी के आधार पर आपको कुछ ही प्रश्नों के सवाल के आंसर जवाब आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न है उसका, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह भी जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? किसी जैसा पृथ्वी जैसा ग्रह वहां बनने के लिए आवश्यक क्या है? अंतरिक्ष में पानी मौजूद है, उसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसे चढ़ाने को जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। अब यहाँ 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी कितनी है? 106 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र होती है और 10 करोड़ वर्ष पूर्वग्रह बनने में लगने वाला समय होता है। स्पीडबैक और पेस नासा का एक टेलीस्कोप है। उसके बाद केरी सिक्के यानी वैज्ञानिक। उसके बाद विद्यार्थियों उदाहरण के आधार पर कुछ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। भिन्न तो उसको वी उपसर्ग लगा के विद्यार्थियों बन जाएगा विभिन्न। देश, उसको वी उपसर्ग लगाकर क्या बनेगा? विदेशी। ऐसे ही पक्का तो अधपक्का। गम यानी दुर्गम, योग प्रयोग, जीव यानी निर्जीव, बल को निर्बल, समझ गैर समझ, सुविधा असुविधा, वांछित अवांछित। अभी यह प्रत्यय कुछ लगाकर ऐसे ही और शब्द बनाने हैं, जैसे विदेश तो विदेशी मानी वहां पर रहने वाला, प्रकृति प्राकृतिक, पुत्र यानी पुत्री, लापरवाह लापरवाही, चपल यानी चंचल यानी चंचलता, यंत्र यानी यांत्रिक, मानव यानी मानवता और हंस यानी हंसी। ऐसे ही चित्र के आधार पर काव्य की रचनाएं विद्यार्थियों वहाँ पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र के आधार पर करनी है। तो यह काव्य है, घड़ी लगी दीवार पर टिक करती चलती है, दिन है चाहे रात हो, जाड़ा या वर्षा हो। जाड़ा मानी ठंड पड़ना, कभी नहीं तू रुकती है। अभी यहाँ तक आपके पाठ्य पुस्तक के जो भी प्रश्न थे हम सभी की चर्चाएं विद्यार्थियों कर चुके हैं। यहाँ पर आपके